नमस्कार दोस्तों, सुबह से इंडिया डेली मंच पे एक से एक गेस्ट आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह की शानदार बातें हो रही हैं और इसमें पूरा देश जो है इंडिया डेली मंच को देख रहा है। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभी महाराष्ट्र के प्रभारी थे। और मैं आपको बता दूं कि दिनेश जी अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और राजनीति में जिसको कहते हैं ना कि बड़े मजे हुए व्यक्ति हैं। दिनेश जी, इंडिया डेली मंच पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथी कंचन जी हैं और कंचन जी भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम लोग सेशन शुरू करें सर। इस समय पहले हम लोग देश की बात करते हैं, फिर प्रदेश की बात करेंगे और फिर आपकी बात करेंगे, तीनों बातें करेंगे। तो इस समय जो है पार्लियामेंट में मैं देख रहा हूँ रोज हल्ला हंगामा, झगड़ा, लड़ाई, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है पिछली बार भी हमने देखा था, लेकिन इस बार तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर दिन हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध जी, ये विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा ये है कि सकारात्मक विरोध। कभी कभी अपरिपक्वता या जिसको यूं कहें कि अति उत्सुकता और जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना जब किसी का धर्म बन जाए जी, तो हंगामे में वो पूरा सत्र खराब होने की गुंजाइश होती है। तो मेरा मानना है कि सदन एक ऐसा स्थान है जी, जहां विपक्ष को सरकार को कटघरे में लाने का अवसर मिलता है। और आप सदन के अंदर चर्चा ना करके आप सड़क पे जाके चर्चा करते हो। सदन में जो बहस हो रही किसी चीज पे, उसके बजाय आप हाथ में संविधान लेकर अगर बाहर आकर आप जी, मीडिया ट्रायल करने लगो तो मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक परंपराओं का क्षरण इससे अधिक नहीं हो सकता। कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं घटी हैं। अफवाहों का एक दौर चला है चुनावों में जी, और झूठा प्रचार और उसके माध्यम से लाभ पाने की एक जो मनोवृत्ति है। नहीं, वो संविधान आपने देखा, इस वो संविधान की प्रति हैं, आरक्षण खत्म करने की कहानी, ये दोनों बातें आपने पूरे इलेक्शन पर सुनी। कौन और संविधान हाथ में लिया अरविंद जी? मैं बताऊं जी, जो लोग आज हाथ में संविधान लिए हैं उनसे पूछना चाहिए कि संविधान को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दो बार आपने हराया। एक बार तो उपचुनाव में बाबा साहब को जो हार था वो 14,000 की हार थी और इनवैलिड वोट कितने आए? 78,000 आए। यानी सीधे सीधे तौर पर एक व्यक्ति को जो संविधान का निर्माता रहा हो, दलितों का मसीहा रहा हो, उसको आपने कि वो सत्ता में ना आ जाए, वो उसके साथ दलित ना चले जाए, उसके साथ उनका प्रभाव ना बढ़ पाए, उसको आपने एकदम रास्ते से हटाया। और आपने 92 बार आपने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है। 52 बार आपने संविधान में संशोधन किया है। हाँ, जिसने संशोधन किया, जिसने सरकार को बर्खास्त किया, वो संविधान का रक्षक बन गया। और जिसने 10 साल के शासनकाल में मोदी जी ने एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की, वो संविधान को उल्लंघन करने वाले बनाए। ये अफवाह का ये नतीजा था। निश्चित रूप से विरोध का जो नकारात्मक प्रचार था वो आज भी जारी है। ठीक है, मुझे अब यूपी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछने हैं, क्योंकि अरविंद जी का तो बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। आप यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी में जो हुआ वो क्यों हुआ? नतीजे आपको क्या लगता है? क्योंकि उसके बाद भी लगातार मीटिंग्स का दौर जारी था और मुझे लगता है ये मंच वो है जिस पर हम खुलकर बात कर सकते हैं। आंकड़ों में जो हेरफेर हुआ, क्या आपकी पार्टी ने इसको पहले भांप लिया था? क्या आपने देख लिया था कि जो यूपी के पॉलिटिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं? नहीं, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा सर। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के नाम कटे हुए थे, बीएलओ, बहुत सारे लोगों के नाम, मतलब जो कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स नहीं, बहुत सारे सीनियर लोगों के नाम कटे हुए थे। जब वो बूथ पे आ रहे थे तो उनका नाम नहीं था। मैं बनारस में उस समय था जिस दिन आखिरी वोटिंग हो रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कोई साजिश रही या बाकायदा जो है, क्योंकि मुझे याद है कि भाई वोट बनवाना पॉलिटिकल पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। मैं सीधी बात कहूँगा जी, ये तो चुनाव के बाद के आरोप होते हैं। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि उसको ठीक करने का काम भी हम सबका था। जी 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 जी, उसको मैं आरोपित नहीं करूँगा। दूसरा जो रहा, आप कहते हो कि कमी कहाँ रह गई। कमी की अगर आप बात करो तो पहले हम नंबर 1 थे, आज हम नंबर 1 हैं और कल हम नंबर 1 रहेंगे। क्यों?
हमने पिछले चुनाव में 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, हमने 41% वोट पाए थे। जी हाँ, जी हाँ। अब की संभवतः 41.8% वोट पाया है हमने। समाजवादी पार्टी ने 33% से कम वोट पाए। यानी आज भी वो 8% से ज्यादा हमसे वोटों में पीछे हैं। लेकिन सीट तो बढ़ गई। वही मैं कह रहा जी। हूँ, ये पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो बनता है, जी कभी कभी विधानसभा या लोकसभा के सीट वार जी इक्वेशन जो वोट आने के बाद भी बदलते हैं और उनसे सीट कम या ज्यादा हो जाती हैं। पिछली बार हमारे पास आई, हमारी ज्यादा हो गई। जी जी अब की वोट तो नहीं मिले, लेकिन हमारी सीटें कम हो गई। उसका कारण क्या था? बीएसपी को वोट नहीं मिला, एमआईएम को वोट नहीं मिला, दूसरे दल आम आदमी पार्टी या दूसरे दल थे उनको वोट नहीं मिला। तो आपको ऐसा नहीं लगता दिनेश जी कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया? निश्चित रूप में इसका एक भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मतलब इन लोगों ने एक एक घर से वोट निकलवाया। कुछ नहीं वोट नहीं निकलवाया, न कोई इसका थी दुष्प्रचार हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और उस दुष्प्रचार में संविधान खतरे में है डालकर और एक सांप्रदायिकता का नंग नाच हुआ और उन्होंने पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। और जितनी भी जो हमारी योजनाएं थी भारत सरकार की, सर आपने देखे बगैर भेदभाव के भी सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सबका विश्वास लेकिन के दिनेश साथ जी- में हमारी सरकार ने काम किया, लेकिन उसका दुष्प्रचार उन्होंने उल्टा किया। लेकिन दिनेश जी, क्या आपका ये मानना नहीं है, क्योंकि देखिए योगी जी ने अपने दोनों टर्म्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने बढ़ चढ़कर वोट भी दिया है, दोबारा से मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। लोकसभा में हाँ नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, जिस पर आपकी पार्टी ने चर्चा भी की। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो विपक्ष की पोजीशन मजबूत हुई इस बार, उसके क्या मायने हैं? क्या आने वाले रिजल्ट्स में, आने वाले इलेक्शंस में उसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है? या क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं ग्राउंड पर जो ये कहते हैं कार्यकर्ता का संगठन से, संगठन का पार्टी से, क्या इस हायरार्की में कोई गैप है या सब में सब कुछ ठीक है, पार्टी देखिए, सही चल रही है, कोई गैप नहीं है? अभी आपने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की एनालिसिस नहीं करी है नहीं सर, या किए। पिछले नहीं दौरान किए, अगर आप कहेंगे तो गैप मैं है बारी-बारी से अरविंद जी, बताऊंगा। गैप है या नहीं? दौरान जो हमारे पास में तथ्य रहे हैं, जी सपा और कांग्रेस दो धुरी हैं। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी इनसे सतर्क हुई है हाँ कि आज वो कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से दोनों से उसने दूरियां बनाई है। जी आने वाले दिनों में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बीजेपी अपने बल पर और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। 2/3 बहुमत से आज लिख कर धरिएगा अपने चैनल में जी। कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2/3 से जीतने वाली है उत्तर प्रदेश में। और आज जो बदला हुआ सिनेरियो है, दिनेश जी बात पे ताली बजाइए भाई, ऐसा नहीं है। दिनेश जी बहुत गंभीर बात करते हैं, हल्की नहीं। बात नहीं करते हैं। मैं इस कारण कर रहा हूं, बीजेपी कोई छोटा सा खिलौना नहीं है जिसे कोई खेल सके। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जी जी एक समर्पित राष्ट्रभक्तों के बहुत भारी समूह की, युवाओं के, विद्वानों की, समाज के प्रति समर्पित, दलित, कुचले, पिछले जी। और सभी की एक सामूहिक पार्टी है। ये 2 सीटों से इसने प्रारंभ किया है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी इसलिए बीजेपी हारती है या कम सीट पाती है या ज्यादा सीट पाती है, कहीं भी अयोध्या तो अयोध्या हमेशा पर आप सीखती। क्या कहेंगे? अयोध्या में क्यों भाजपा हारी? अयोध्या तो मैंने कवर किया है, लोगों में जुनून था, लोग काफी खुश थे। जो डेवलपमेंट हुई है अयोध्या की, उसकी तस्वीर बदली है, लेकिन जनता ने क्यों नकारा? अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या फैजाबाद- फैजाबाद हाँ, फैजाबाद हाँ, अयोध्या जो सीट है जहाँ पे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर स्थापित हुआ है, वहाँ भाजपा जीती है। और जिस फैजाबाद की आप बात कर रहे हैं, वहाँ से निर्मल खत्री भी कई बार जीते हैं, वहाँ से मित्रसेन यादव भी कई बार जीते हैं, वहाँ से और दूसरे दलों के उसमें प्रत्याशी समीकरण कई जो बार है, जीते हैं। अलग अलग सीटों का समीकरण अलग अलग दिनेश जी के अनुसार नहीं रहा, दिनेश जी, सिनेरियो यही होता कहेंगे। है। जैसा उम्मीद किया इसलिए- था वैसा नहीं रहा। इसलिए अयोध्या में आदरणीय लल्लू सिंह जी बहुत अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता है। ये मैंने कहा कि दुष्प्रचार का जो प्रवाह शुरू हुआ, उसका सबसे खराब असर जो डाला तो उन्होंने अयोध्या में डाला और एक षड्यंत्र करके उनसे जान के इसी विषय पर प्रश्न पूछा और उन्होंने जो प्रश्न नहीं भी कहा, जो उत्तर, उस उत्तर को दुष्प्रचारित दिनेश पूरे जी, समाज लल्लू पे सिंह किया। जी का इंटरव्यू मैंने लिया था, वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे कि वो जीतेंगे। जीत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आरक्षण के संबंध में एक
दुष्प्रचार हाँ, लल्लू दुष्प्रचार, सिंह के बारे में संविधान किया और गया। आरक्षण को लेकर। और दिनेश जी उनका मैं- जो इंटरव्यू था वो भ्रामक था। मैं आपसे, मेरा ये सवाल है, इसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। मुझे अब बताइए कि उत्तर प्रदेश में चीज़ों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या आपके लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं सर? क्या क्या, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? इसी में मैं एक तरफ ये जोड़ना चाहता हूँ कि आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और हमने ये भी देखा है कि आपने समान रूप से शादी भी करवाई है, मकान भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन आप वोट नहीं पा पाए। आपको वोट लोगों ने नहीं दिया, अल्पसंख्यक भाइयों की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, क्यों विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है? बीजेपी मैं वोट के लिए नहीं जी। समाज के लिए और अपनी नीति और सिद्धांतों के लिए काम करती है। हमने ना अपनी नीति बदली है, ना नियत बदला है, ना नेतृत्व बदला है, और हम उसी पर चलते हैं। जो हमारे साथ में आते हैं हम उनको अपने साथ में मिलाते हैं, लेकिन हम किसी वोट बैंक के लिए अपनी नीति का परिवर्तन नहीं करते। हमको सबको साथ में लेकर चलना है। वोट देंगे तो भी काम कर रहे हैं, नहीं देंगे मतलब तो अब भी काम कर ये रहे हैं। समझ में आ गया है कि अब सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश में भलाई है। पड़ेगा नहीं, हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं। दिनेश जी, मैं यही समझना हम चाहता हूं। मैंने देखिए, क्या हम कहा? तुष्टीकरण नहीं, मैंने हम देखिए, संतुष्टिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा सर कि सबको साथ लेके चलना है। मैं यही कहना चाहता हूं। इसके बहुत बड़े मायने हैं, जो बहुत सारी ढेर सारी बातें हो रही हैं। आप तो इतने वरिष्ठ नेता, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सबको साथ लेके चलना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट और यही संदेश सबसे बीजेपी साथ छोड़ने वाली पार्टी नहीं, सबको जोड़ने वाली नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। मैं अब क्या पूछूं? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए अभी क्या क्या करने की आवश्यकता है? आपका अनुभव मैं चाहता हूं कि देश सुने। क्या कहना चाहते हैं? भाजपा अच्छी नहीं, सर्वोत्तम पार्टी है। अब सर्वोत्तम पार्टी को और चार चांद कैसे लगाने हैं, ये हमारा कार्यकर्ता स्वयं लगवा देता है। मैंने बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता जहां होता है जी, उसके अनुसार नीति में परिवर्तन करे बगैर नियत हमारी और अधिक मजबूत हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक इक्वेशंस हैं बदलेंगे और बीजेपी पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर सामने आएगी। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ता तो हमारा हमेशा सम्मानित है। कार्यकर्ता का अपमान कोई कर ही नहीं सकता पार्टी में, क्योंकि बीजेपी में नेता नहीं है, बीजेपी में सब कार्यकर्ता है। हाँ, मतलब संगठन प्रमुख रहेगा। एक संगठन सर्वोच्च है। हमारे वहाँ पहला शब्द जो सिखाया जाता है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। तो देश के लिए हम सब लोग काम करते हैं और इसके लिए हम संगठित रूप में काम करते हैं। इसमें इन भाषाओं का प्रयोग, मतलब संगठन और सरकार पूरक हैं। संगठन सरकार पैरेलल नहीं हुआ करते। संगठन के द्वारा बनाया गया सरकार होती है और सरकार संगठन की लोगों की मजबूती के लिए और जनता की मजबूती के लिए काम करती है। तो इनको अलग अलग जो दृष्टि से देखते हैं वो उचित दिनेश जी एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी कि जो नतीजे रहे हैं उस पर आप लोगों ने आत्ममंथन किया है। आने वाले उपचुनाव की बात की जाए या फिर विधानसभा चुनाव जो कुछ समय बाद आएंगे, उसको लेकर क्या आपने जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी, क्या उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी? क्या पार्टी ये मानती है कि उनसे गलतियां हुई थी? आपने जिस शब्द को कहा गलती, उसको हम गलती नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं, हम जीतते हैं, या हम कम कुछ जीत से वोट कभी ज्यादा कभी कम, तब भी हम सीखते हैं, जीतते हैं, और कम वोट पाते तब भी हम सीखते हैं। चलिए दिनेश जी, मैं सीखने का प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के मूल में है और इससे उसे कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। दिनेश जी के लिए ताली बजाई भाई। दिनेश जी ने ये कहा है कि संगठन सबसे महत्वपूर्ण है और संगठन और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2027 बहुत नजदीक है ना। बड़े सपने हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे लगता है कि खुली आंखों से जब सपने आदमी देखता है तभी पूरे होते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता नेता स्वयं सपना नहीं देखता, जनता के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। उन्हीं के सपनों की मैं बात कर रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।